नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं 1999 वर्ष के यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहले देखते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो वो नदी है सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, किंतु ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती, और सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा, देवी तमा और माते तमा कहा गया है। किसको? सरस्वती नदी को। और ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। नेक्स्ट देखिए, कैकेय राज्य के अश्वपति शासक थे, काशी राज्य के अजात शत्रु शासक थे, विदेह के जनक थे, कुरु के उद्दालक आरुणी और पांचाल राज्य के प्रवाहड़ जयवली शासक थे। इनको सुमेलित करना था। नेक्स्ट देखिए कि महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था और बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था। नेक्स्ट देखिए कि सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीड़ा। और क्योंकि बीड़ा का ही देखिए सरस्वती माता वीणा बजाते हुए चित्रित हैं, नारद जी हमेशा वीणा रखते थे। तो प्रश्न पूछा था सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। फिर देखिए कि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। और अशोक के पूरे नहीं किंतु अधिकांश शिलालेख इसी ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट देखिए कि महावंश और दीपवंश, महावंश एवं दीपवंश में अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए कि अशोक, सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया था। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निगाली सागर गया और वहां कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को 2 गुना कर दिया। तीसरा तथ्य देखिए कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और लुम्बिनी का कर को घटाकर 1/8 कर दिया। तो इस प्रकार सुमेलित करना था। तो अशोक देखिए सबसे पहले कहाँ गया था? गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर देखिए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। ये क्रमशः अशोक का गया था यहाँ पे। तो इन तथ्य को ध्यान रखना है। श्रावस्ती को इसलिए भी ध्यान रखना है कि बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था। नेक्स्ट देखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख। तो खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख ही है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में यह वर्णन है कि मगध के नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और जिनसेन की मूर्ति को उठवा लिया एवं वहां पर नहर खुदवाई। तो नहर खुदवाने का उल्लेख कहाँ पे है? हाथी गुम्फा अभिलेख में यही प्रश्न पूछा था। फिर देखिए कि खारवेल ने भी एक नहर वहां पे बनवाई थी। यह किससे पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट देखिए कि चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। नेक्स्ट देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गाजी मलिक था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गाजी मलिक था और अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को दीपालपुर का सूबेदार भी बना दिया था। किंतु गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में, गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के ही खुसरो शाह को पराजित करके तुगलक वंश की नींव 1320 ईस्वी में डाली। और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेके
1414 ईस्वी तक चला और सल्तनत काल में तुगलक वंश ही सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। और जो गाजी मलिक था, तो जब तुगलक वंश की नींव डाली तो अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका पहले का क्या नाम है, गाजी मलिक। निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट देखिए कि गुजरात के चालुक्य वंशी शासक जय सिंह सिद्धराज, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज ने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए धन दिया था। और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के ही दरबार में रहते थे और कुमारपाल के भी दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखिए कि पागलपंथी विद्रोह प्रश्न पूछा था किस जनजाति ने आरंभ किया था, तो गारो जनजाति ने आरंभ किया था और इसके नेता थे करमन शाह एवं टीपू। और पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1813 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। फिर देखिए कि जतिन दास किस केस में आरोपी थे, तो जतिन दास जी आरोपी थे लाहौर षड्यंत्र अर्थात सैंडर्स हत्याकांड में। और यह सैंडर्स हत्याकांड हुआ था 1928 ईस्वी में। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।